देखो बेटा, हम लोग क्या देख रहे थे पिछले लेक्चर में? हम लोग पाचन तंत्र में खास तौर से दो चीज़ों को पढ़ लिए थे। मुखगुआ के बारे में पढ़े थे, जिसमें दांत और जीभ और लार ग्रंथियों को हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। एक बार पुनः जो है मैं बताता हूँ कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। सिस्टम माने क्या? सिस्टम माने क्या? तंत्र माने क्या? यानी तंत्र मतलब होता है वह सारे भाग जहां से कोई क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। जब कई भागों से कोई क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। यहाँ है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से आशय क्या है कि ऐसा पाचन क्रिया जिन जिन अंगों के माध्यम से होता है वह सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। ठीक है। अब चूंकि पाचन तंत्र बताया गया कि पाचन तंत्र दो प्रकार से होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। एक तो हमारे ध्यान रखना, जैसे हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होता है वो दो तरह से होता है, एक फिजिकली होता है, दूसरा क्या होता है, केमिकली होता है। क्योंकि पाचन होता कहाँ है, तो पाचन क्रिया हमारे आहार नाल में होता है। कहाँ होता है? आहार नाल। अब सवाल पैदा होता है कि आहार नाल कहते किसे हैं। देख लो, जो ये हमारे शरीर में जो आहार नाल होता है, आहार नाल जो है किसे कहा जाएगा कि भोजन जिस मार्ग से, यानी जिस मार्ग में हम जो भोजन खाते हैं वह भोजन जो है जिन जिन मार्गों में घूमता रहता है वह सारे मार्ग क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहार नाल। यानी हम मुख से भोजन करते हैं, देखो यहाँ मुख से भोजन करते हैं ना, तो मुख से भोजन करते हैं और यहाँ से ग्रास नदी से होते हुए पेट में आता है, अमाशय में आता है, अमाशय से कहाँ चला जाता है, छोटी आंत से कहा जाता है, बड़ी आंत से कहा यहाँ एनस तक आता है। तो यहाँ तक का जो भाग है, भोजन मान लो आपने ग्रहण किया यहाँ पे, तो भोजन यहाँ से ग्रहण किया तो भोजन धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये भोजन आगे बढ़ेगा। ये सब में क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो ये जो भोजन इस तरह से घूम रहा है, तो जिन भागों में भोजन घूमता रहता है उन भागों को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब हमारे शरीर में आहार नाल जो है कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है? तो हमारे शरीर में जो है आहार नाल जो होता है वह लगभग जो है क्या 32 फीट का होता है। कितने का होता है? आहार नाल के, ये आहार नाल एक लिखता हूं, आहार नाल कितने का होता है? 32 फीट का होता है। अब कोई पूछेगा कि आपके शरीर में जो आहार नाल होता है वो कितना लंबा होता है, तो कितना होता है? 32 फीट होता है। और आहार नाल किसे कहते हैं? तो ग्रास नली से लेकर जो एनस तक का भाग होता है जिसमें भोजन क्या होता है, घूमता रहता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले समझेंगे पाचन किसे कहा जाता है, उसके बाद से हम पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे ना। सबसे पहले पाचन किसे कहा जाता है, तो हमने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि जटिल भोज्य पदार्थों को क्या जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसे लेय के रूप में बदलना क्या कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाता है। अर्थात पाचन क्रिया क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब पाचन में क्या होता है, जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं, ध्यान रखना, जब हम भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें मंड भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें जो है विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, जल भी घुला होता है, ये सारे चीज मिले होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में पाचन होता किसका है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मंड का पाचन होता है। जबकि हमारे भोज्य पदार्थ में जल घुला होता है, जल, विटामिन और खनिज जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। इनको क्या होता है, इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे इनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। ये बात दिमाग में रहेगा। बताया गया कि हमारे शरीर में होता किसका है, तो आप जो मंड खाते हो, मंड के अंदर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा होता है, जो आपको बताया गया प्रोटीन होता है, उन चीजों का उसमें क्या होता है,
क्या होता है? पाचन होता है। जबकि किनका किनका पाचन नहीं होता है? तो जल, क्या हो गया? जल, विटामिन हो गए, विटामिन, ठीक ना, और खनिज लवण, क्या हो गए? खनिज लवण। ये क्या होते हैं? ये ऑलरेडी जो है ना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे इनको क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? देखो, पाचन क्रिया जो होता है, पाचन क्रिया जो है एक फिजियोकेमिकल होता है। क्या होता है? पाचन क्रिया जो होता है वो क्या होता है? फिजियोकेमिकल होता है। केमिकल, फिजियोकेमिकल का मतलब क्या है? भौतिक रसायन होता है। क्या होता है? भौतिक रसायन होता है। यानी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है वो भौतिक, एक कुछ क्या होती है? भौतिक होता है, दूसरा क्या होता है? केमिकली होता है। ठीक है ना? और भोजन का मुख्य कार्य होता क्या है बेटा? भोजन का पाचन होता क्यों है? तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा निर्माण के लिए क्या होता है? पाचन होती है। अगर कोई पूछे भोजन का पाचन क्यों होता है? भोजन का पाचन किस लिए होता है? तो भोजन का पाचन जो है ऊर्जा निर्माण के लिए होता है। किस लिए होता है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने समझ लिया पाचन क्या है। मैंने बताया, एक बार फिर ध्यान सुनो। पाचन क्या बताया गया? कि पाचन जो होता है, पाचन किसे कहता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन जो है भोजन में होता किसका है? तो मैंने बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी मंड आदि का क्या होता है? क्या होता है? पाचन होता है। जबकि उस भोज्य पदार्थ में विटामिन भी पाए जाते हैं, जल भी पाए जाते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, और इनका पाचन नहीं होता है। यानी जल, विटामिन और खनिज लवण जो है ये खुद ही इतने छोटे टुकड़े में होते हैं कि इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका सीधे क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद बात बताया गया कि पाचन जो होता है वो फिजियोकेमिकल होता है। फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक और रासायनिक होता है। जैसे आपने नहीं सुना था, भौतिक में क्या? काटा गया, पीटा गया, कूचा गया, और क्या किया गया? पीसा गया। ये क्या था? फिजिकली था। क्या था? और फिर उसमें लाल को क्या किया गया? मिलाया गया। ये क्या था? केमिकल। इसीलिए इसको क्या कहता है? फिजियोकेमिकल। ठीक है ना? अब भोजन की पाचन की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में? तो भोजन की पाचन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब भोजन पचता है तो उससे हमारे शरीर को क्या होता है? ऊर्जा का, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भोजन का काम यही, भोजन पचने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें उससे क्या करना है? ऊर्जा का निर्माण करना। और ऊर्जा का निर्माण क्यों करना है? ऊर्जा होगा तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं होगा तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। हम कार्य कर रहे हैं तो जीवित हैं, जिस दिन काम करना क्या कर दिए? बंद कर दिए, सारे अंग काम करना बंद कर दिए, उसी दिन हम क्या मान लिए जाएंगे? क्या मान लिए जाएंगे? बस देखते रहेंगे, हाथ पैर काम नहीं करेगा, लोग उठा के ले जाएंगे, कहाँ चीता पड़ा, नहीं तो कब्रिस्तान में डाल देंगे। समझ रहे हो ना? अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने बताया तंत्र। तंत्र किसे कहा जाता है? कि जब पाचन क्रिया कई अंग, यानी पाचन क्रिया क्या होती है? कई अंगों के माध्यम से होती है। पाचन क्रिया क्या होती है? कई अंगों के माध्यम से होती है। या पाचन क्रिया में कई अंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं, तो उसी अंगों को हम क्या कहते हैं? कई अंगों को हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, यानी पाचन तंत्र कहते हैं। अब वो पाचन तंत्र जो है खास तौर से आहार नाल क्या है? अब ये पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक आहार नाल होता है, दूसरा क्या होता है? पाचक ग्रंथियां। आहार नाल कहा जाता है जो ग्रास नली से लेकर और एनस तक के भाग को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। अब ये आहार नाल जो है निम्न भागों में बटे होते हैं। पहला होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। दूसरा होता है ग्रास नली, और तीसरा होता है अमाशय, और चौथा होता है छोटी आंत, और पांचवा होता है बड़ी आंत। ठीक है ना?
और इसमें आता है, यानी जब हमारे ये खास तौर से ये इतने हो गए, इसके बाद से हमारे कुछ पाचक ग्रंथियां हैं बेटा। क्या है? हमारे शरीर में कुछ पाचक ग्रंथियां, जैसे लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय और अग्नाशय और क्या है? आंत ग्रंथि। हम एक एक करके इसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? मुख गुहा। क्या देखते हैं? मुख गुहा। बेटा मुख गुहा का जो है इसका नाम कई होता है। एक तो होता है माउथ, माउथ भी कहा जाता है, ओरल भी कहा जाता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं बेटा? हम मुख्य चीज समझते हैं, मुख गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है? मुख माने मुंह और गुहा माने क्या? खाली स्थान। इसका मतलब होता है खाली स्थान। हाँ, मुंह खोल के देखो, आपके मुंह में क्या है? कुछ खाली स्थान है ना, तभी ना भोजन अंदर जाता है जी मुंह में। इतना इतना रोटी लेके मुंह में खा लेते हो, कई के तो 2 अंडा कई बार सीधे मुंह में डाल लेते हैं, देखे हो, और उसको निकल जाते हैं, मुंह में नहीं खोलते हैं। शर्त लग जाती है तो 2 अंडा मुंह में डाल के क्या करते हैं, और ऐसे होठ बंद करके उसे खा ही जाते हैं। तो यानी हमारे मुख के अंदर क्या होता है? जो खाली स्थान होता है, जो खाली वाला भाग होता है, ठीक है ना, जो खोखला भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। अब आप बताओ कि मुख गुहा में जो है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मुख गुहा में 3 चीजें, एक मुख्य चीजें होती हैं। पहला होता है इसमें मुख गुहा में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले मैंने कुछ चीजों को बताया था। मुख गुहा में आपने क्या देखा था? लिप्स को देखा था, इसके बारे में पढ़ा था, लिप्स। इसके बाद से क्या पढ़ा था? टीथ पढ़ा था। इसके बाद से क्या पढ़ा था? इसके बाद से आप लार ग्रंथियां पढ़े थे। क्या पढ़े थे? या टंग पढ़े थे, ठीक ना? क्या पढ़े थे? टंग। इसके बाद से सलेविक ग्लैंड पढ़े थे। यही ना पढ़े थे बेटा। लिप्स का काम मैंने बता दिया था कि लिप्स का काम क्या होता है? एक खास तौर से मुंह को एक तरह से क्या करता है? ढकने का काम करता है। टीथ का काम क्या था? मैंने बताया था, ये भोजन में क्या करता है? ये 4 प्रकार का होता है, मैंने चारों का नाम बता दिया था। कौन कौन सा होता है? इंसाइजर, क्वाइनिन, इसके बाद प्रीमोलर और मोलर। मैंने बताया था कि कुछ दांत जो क्या होता है? धारदार दांत होता है, वो भोज्य पदार्थों को क्या करता है? काटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद से बताया गया था कि जो नुकीला दांत होता है वो भोज्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करता है। उसके बाद से प्रीमोलर तो बताया गया था कि अर्धचौड़क जो होता है ये भोज्य पदार्थों को क्या करता है? कूटने का कार्य करता है। इसके बाद से जो चौड़क वाला है वो भोज्य पदार्थों को क्या करता है? पीसने का काम करता है। यानी सब मिला जुलाकर ये भोज्य पदार्थों को छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। क्योंकि भोज्य पदार्थ में मंड होता है, और मंड को जब तक छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ेंगे तब तक वो किस में नहीं बदलेगा? ग्लूकोज में नहीं बदलेगा। और जब तक ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाएगा और ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा? टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए तोड़ा जाता है, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी वह पूर्ण रूप से क्या होता है? छोटे टुकड़ों में नहीं बदल पाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है बेटा? आपको ये पढ़ा चुका हूं, आप पिछले लेक्चर को देख लेना। फिर उसमें क्या होता है? लार मिलता है, लार मिलकर क्या होता है? उसको क्या करता है? मुलायम बनता है। तो लार ग्रंथियां जो है, अब टंग के बारे में मैंने बता दिया। जीभ का काम क्या था? स्वाद लेना था और भोज्य पदार्थों को इधर उधर पहुंचाने का कार्य था। तो ये आप पिछले लेक्चर को देख लेना। सलेवरी ग्लैंड को बता दिया था कि भाई सलेवरी ग्लैंड जो होता है हमारा, ये खास तौर से ये 3 प्रकार का हमारे क्या होते हैं? मुख में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां कौन कौन से हैं बेटा? पहला क्या बताया गया था? प्रोटाइड ग्लैंड था, प्रोटाइड ग्लैंड। दूसरा नोट कर लो, दूसरे को कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में लिख लो सबलिंगुअल ग्रंथि कर लो या ग्लैंड कर लो, ठीक ना। और तीसरा लिख लेना, इसको कहा जाता है सबडिबुलर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? सबडिबुलर। ठीक ना। इनका जो है
मैंने बता दिया था कि पोर्टाइट ग्लैंड क्या होती है, सबसे लंबी ग्रंथि होती है। इसके बाद से ये इसी में क्या होता है, सांप में विष पैदा होता है, गलसुआ क्या होता है, इसी भाग में होता है। मैंने बताया था कि हमारे मुख में कितने लीटर पर डे क्या बनते हैं, लार का निर्माण होता है, कितना 1.5 लीटर होता है। उसमें बताया गया था कि हमारे लार में क्या होते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है। वो 4 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से थे, क्या था, काइलिन और डाइस्टेट, उसके बाद लाइसोजाइम और म्यूलिन। मैंने बताया था सब इनका कार्य बता दिया था, ठीक ना, कि 2 क्या करते हैं, 2 भोजन को मंड को पचाने का काम करते हैं, और एक क्या करता है, सैनिटाइजर काम करता है, और एक क्या करता है, म्यूकस जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। तो ये हम आपको क्या कर चुके हैं, मुख गुहा को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा हमें पढ़ना है ग्रास नली, यहीं से हमको क्या करना था, बताना था। ग्रास नली ये वाला होता है बेटा। दूसरा देखते हैं, इसमें ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। एक ही को हम पढ़ रहे हैं ना, ग्रास नली क्या होता है। देखो, जो हमारा मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा से यानी जिस मार्ग से भोजन को हम निगलने का काम करते हैं, वह क्या होता है, ग्रास नली होता है। ग्रास नली क्या होता है, एक बेलनाकार पाइप होता है। क्या होता है, बेलनाकार पाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। इसकी लंबाई जो है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ मुख गुहा से जुड़कर और हमारे पेट तक क्या होता है, जुड़ा होता है। ये देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये अमाशय तक जुड़ा हुआ है ना, तो ये अमाशय वाले भाग यानी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये अमाशय को पेट कहा जाता है ना, ध्यान रखना, पेट किसे कहा जाता है, अमाशय। जैसे आप लोगों ने गणेश जी का नाम सुना है, तो गणेश जी का एक दूसरा नाम है लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या, जिनका उदर क्या हो, लंबा हो, जिनका पेट क्या हो, लंबा हो, क्या कहलाता है, लंबोदर। क्या कहलाता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि पेट किसे कहा जाता है, अमाशय को, ठीक है ना। तो ये वाला भाग क्या हो गया, ग्रास नली। आप देख रहे हो, ये पाइप की तरह से बना हुआ है ना। इसमें जो है, इसकी एक चीज नोट कर लेना, ये कितना लंबा होता है, ग्रास नली कितना लंबा होता है। तो ये ग्रास नली जो होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। बताया गया कि जो ग्रास नली होती है, वह समांतर 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसमें कोई भोजन का पाचन क्रिया नहीं होता। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ क्या करता है, भोज्य पदार्थ को कहां ले जाने का काम करता है, आमाशय में ले जाने का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे जब भोजन मुंह में ना, मुंह में उसे आपने तोड़ दिया, म्यूकस को क्या कर दिया, लपेट दिया, तो उस भोज्य पदार्थ को जब निकलने के लिए जाता है, तो मुंह में जब भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी आपने काटा पीटा कूटा पीसा और उसमें क्या किया, लार को मिलाकर उसको क्या कर दिया, मुलायम बना दिया। तो जब ये बन जाता है मुख के अंदर, तो अब उसको भोज्य पदार्थ नहीं कहा जाता है, उसका नाम नोट करना, उसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस। अब वही बोलस क्या होता है, ग्रास नली के अंदर भेजा जाता है। किस लिए, कि कहां ले जाओ, पेट में पहुंचाओ। तो ये पेट में पहुंचाने के लिए क्या करता है, यानी भोजन को ढकलने के लिए इनके अंदर क्या होता है, कर्मानुचन होता है। जब आप भोजन को क्या करते हो, निगलते हो, तो इसके अंदर जो है बेटा कर्मानुचन होता है। कर्मानुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ता फैलता है। नहीं तो जानते हो क्या होता है, जैसे पाइप में ऊपर से पानी डाला जाए तो धड़ाक से गिरेगा कि नहीं पानी। तो एक बात बताओ, आप भोजन को खाते और जब इसको धकेलते तो सीधे जाके धब से कहाँ गिरता है, आपके आवाज में गिरता ना, तो चोट लगता कि नहीं लगता। तो वह धबाधब नहीं गिराता है या टपाटप नहीं गिराता है, वो क्या करता है, उसमें संकुचन होता है, और संकुचन के कारण
संकुचन होने के कारण उसमें क्या होता है कि भोजन को धीरे 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 करके कहाँ पहुंचाता है, आमाशय में पहुंचाता है, जिससे हमें चोट नहीं लगती। ठीक है ना। तो ये आमाशय का क्या रहा, ये किसका काम रहा, ग्रासनली का। अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, जो क्या है, आमाशय। क्या है, आमाशय। देखो बेटा तीसरा हम देखते हैं इसका, आमाशय। आमाशय यानी पेट। पेट कहा जाता है किस वाले भाग को, पेट का जहाँ ग्रास नली आकर भोज्य पदार्थ को क्या करता है, जिसमें छोड़ता है, वो क्या कहलाता है, पेट। यानी कि आमाशय होता है। आमाशय का एक मैंने यहाँ पे छोटा सा क्या कर दिया, देख रहे हो। देखो जो हमारा आमाशय होता है बेटा, ये आमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3, 1, 2 और ये नीचे वाला 3। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कहा जाता है, नोट कर लेना, इसको कहा जाता है कार्डिक। क्या कहा जाता है, कार्डिक। और ये जो वाला जो भाग होता है ना दूसरा, देख रहे हो ना, यहां से यहां तक भाग, इसको क्या कहता है, फंडिक। क्या कहता है, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको नोट कर लेना, इसको कहा जाता है जस्टिक ग्लैंड। क्या कहता है, जस्टिक ग्लैंड। समझ में आ रहा, इसको क्या कहता है, जस्टिक ग्लैंड या पाइलोरी ग्रंथि कहा जाता है। पाइलोरी क्या करता है, क्या करता है, जस्टिक ग्लैंड। ध्यान देना, हमने बताया कि जो हमारा पेट होता है वो कितने भागों में बटा होता है बेटा, 3 भागों में बटा होता है। और पहले को कहा जाता है कार्डियक, यानी जो ये ऊपरी वाला भाग होता है, हृदय का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये कहाँ होता है, हमारा जो है ये जो पेट होता है बेटा, पेट कहाँ होता है, यानी आमाशय कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो ये जो होता है, जो ये ऊपरी भाग होता है, ये हमारे हृदय के आसपास में होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कार्डिक। ये हृदय के पास होने की वजह से इसको क्या कहता है, कार्डिक कहा जाता है। यानी आप ध्यान रखना कि इसका कार्डिक क्यों नाम पड़ा है। कार्डियोलॉजी आप लोगों ने नाम सुना है ना, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, या तो ये हृदय के पास होने की वजह से इसको क्या कहता है, कार्डिक कहा जाता है। और ये क्या करता है बेटा, ये वाला भाग जो है ना, इसकी दीवार जो क्या करती है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। यानी इनके दीवारों से ये क्या होता है, ये जो दीवार है ना, इन दीवारों से क्या निकलता रहता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या निकलता है, अम्ल निकलता है। यानी HCl का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये करता क्या है बेटा, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, जैसे हमने भोज्य पदार्थ खाया, और भोज्य पदार्थ जब हम खा रहे थे तो हमारे भोज में जो टाइलिन निकल रहा था वो क्या कर रहा था, कीटाणुओं को मारने का काम कर रहा था ना। टाइलिन कर रहा था, कौन कर रहा था, सैनिटाइजर काम कौन कर रहा था, लाइसोजाइम। कौन कर रहा था, लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार रहा था, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी कीटाणु होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं बेटा जो शक्तिशाली होते हैं, उनको हमारा लार मार नहीं पाता है। एक तरह से कहा जाए अपनी भाषा में, कुछ थेथर होते हैं, कुछ जीवाणु क्या होते हैं, थेथर होते हैं, जिनको लार मार नहीं पाता है। अब उन थेथर जीवाणुओं को मारने के लिए कौन काम करता है, HCl कहता है कि अच्छा ठीक है आजा, हम बताते हैं। अब वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उनके शरीर को गला उला के क्या करता है, खत्म कर देता है। दूसरा जो है, जो भोज्य पदार्थ हमारे पेट के अंदर आता है, उन भोज्य पदार्थों को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बनाकर जो उसमें टुकड़े बड़े बड़े होते हैं उन्हें गलाने का कार्य करता है। अब हम जितना भोज्य पदार्थ को खाते हैं, ध्यान रखना, जितने ही भोज्य पदार्थ को खाते हैं, हमारा ये दीवार क्या होता है कार्डियक का, उतना ही ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। किसी दिन आप हदला के खूब खा लिए, आवश्यकता से क्या कर लिए, ज्यादा, जितना पेट में खाना चाहिए उससे भी ज्यादा खा लिए, तब ये क्या करेगा, अब उससे ज्यादा क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है तब क्या होता है, धुआं ढकार वगैरह आने लगता है। समझ में आ रहा, अरे आप नहीं कहते हो कि उल्टा ढकार आ रहा है,
समझ रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है बेटा तो क्या कर देता है, मैंने बताया कि हम ज्यादा भोज्य पदार्थ खाते हैं तो हमको क्या होता है, उल्टा ढकार आता है। नहीं कहते धुआं ढकार आ रहा है, उल्टा ढकार का मतलब क्या कहते हो, धुआं ढकार, अपने देहात भाषा में क्या कहता है, धुआं ढकार। अब धुआं ढकार क्यों आता है, यानी उल्टा ढकार क्यों आता है, इसका मेन मकसद है कि जब वो आता है तो जब हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में ज्यादा HCl का क्या होता है, निकलता है। इसी की वजह से क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, हमारे पेट में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। आप डॉक्टर के पास जब भागते हो, डॉक्टर के पास कहते हो कोई ऐसा दवा दीजिए जलन कम हो जाए, तो क्या करता है वो, उस समय आपको तुरंत छाड़ देता है। क्या देता है, छाड़ जो है क्या करता है, अम्ल की मात्रा को निष्क्रिय करता है। तो आपको क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपको देता क्या है, इसके जगह पे आपको इनो दे देता है। क्या देता है, इनो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जैसे क्या करते हो, इनो को पानी में डाल के घोल पीते हो, वो क्या होता है, क्षार होता है। जैसे आपके पेट में जाता है तो इसकी अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे क्या होता है, आपको जलन से राहत मिल जाती है। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है ना, ये बीमारी का रूप भी पकड़ लेता है अगर हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए खाना देखो, खाना को कभी भी जो है ना उतना ही खाओ जो लिमिट है। अगर 2 रोटी खाते हो तो आप 4 रोटी खाने की सोच मत करो, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे तो HCl का निर्माण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बार बार ये गलती आप कर रहे हो कि HCl को ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो आपको बाद में उसका दुष्परिणाम जो है मिल सकता है। और वो क्या हो सकता है, आपके पेट के अंदर जो है घाव हो सकता है। क्या हो सकता है, घाव। यानी अब बताओ HCl की मात्रा ज्यादा होगी, जलन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, घाव पैदा कर देगा। और उस घाव को कहा जाता है अल्सर। जो पेट के अंदर घाव हो जाता है उस घाव को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। और अधिकांश लोगों को अल्सर होने के बाद से मौत हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको अल्सर से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भोजन को कम खाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पूरा जब गर्दन तक खाओ, इतना नहीं खाना है। हमेशा खाने को जो है ना, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए 3.5 ही रोटी खाएं, कुछ पेट को क्या करें, खाली रखें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, एक सवाल यहाँ पे कई बार पैदा होगा आपके दिमाग में कि सर यहाँ पे जब HCl निकल रहा है और HCl भोज्य पदार्थों को क्या कर देता है, गला देता है, पेट को क्या कर देता है, गला देता है। तो आप ये बताइए कि ये जब इतना काम करता है तो इसको क्यों नहीं गलाता है, ये भी तो गल जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गलता है। तो इसका मुख्य कारण है कि नहीं गलने का मुख्य कारण क्या है कि जैसे इसमें क्या होगा, ये भोज्य पदार्थ जब इसमें आता है तो देखो इसके ऊपर जो है ना एक और लेयर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक और लेयर काम करता है, ध्यान रखना। और ये जो लेयर होता है बेटा, ये वाला लेयर, ये क्या करता है, ये जो है क्षार को क्या करता है, स्राव करता रहता है, जिसके वजह से इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। अब गांव में कई लोग कहते हैं, जैसे महिलाओं का, आप लोगों ने महिलाओं को देखा होगा कि उनके भाई जब गर्भ से होती है तो लोग कहते हैं पेट में बच्चा हो, सुने हो। अब आप बताओ, पेट के अंदर बच्चा होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, उसे गला उला के खत्म नहीं कर देगा जी। तो बच्चा पेट में नहीं होता है, कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा जो होता है फंडिक, फंडिक का क्या काम है बेटा, फंडिक होता है, ये देखो इसको, इसके अंदर जो है ना, फंडिक वाले में ध्यान देना, इधर इसमें छोटे छोटे ऐसे क्या रोए जैसे दिख रहे हैं ना, इसको रुचि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुचि। और ये करता क्या है, इधर ध्यान रखना कि जब भोजन जब इसमें आता है ना, पेट के अंदर आता है, तो ये भोजन को 4 घंटा रोकता है। क्या करता है, 4 घंटा रोकता है। और 4 घंटे के बाद क्या करता है, अंदर की तरफ भेजता है। जब 4 घंटे के बाद अंदर भेजता है ना, कई बार जब हम देखो, जैसे हम व्रत रहते हैं, रोजा रहते हैं, तो जब हमारा पेट खाली होता है ना,
तो जैसे ये क्या हुआ, भोज्य पदार्थ कहाँ निकल के चला गया, किसमें चला गया, छोटी आंत में। तो उस समय हमारे जो ये रुचि जो होते हैं, ये जो क्या होते हैं, रोए जो होते हैं, ये अचानक क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और ये पेट में चुभने लगते हैं। जब चुभने लगते हैं तो अब क्या कहते हैं कि पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। समझ रहे हो ना, पेट में दर्द क्यों होता है कि जब पेट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसके बाद से है तीसरा है पाइलोरिक, यानी पाइलोरिक जो है, पाइलोरिक ग्रंथ ये क्या करता है, पाइलोरिक ग्रंथ जो है इसमें जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये गैस्ट्रिक जूस दो प्रकार के निकलते हैं, बताया क्या, इसमें से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेनिन और दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। यानी ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये दो प्रकार के, यानी ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और ये गैस्ट्रिक जूस है जो है ना, ये गैस्ट्रिक जूस करता क्या है, ध्यान रखना, ये दो प्रकार के बताया गया कि इसमें से दो प्रकार के रस का ये क्या करता है, निर्माण करता है। जठर रस क्या करता है, इसे क्या करता है, जठर रस। ये दो प्रकार के रस का क्या करता है, निर्माण करता है। एक जो होता है, एक को कहा जाता है रेनिन, क्या कहा जाता है, रेनिन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है पेप्सिन। देखो बेटा, रेनिन क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो जो हम दूध को क्या करते हैं, दूध पीते हैं ना, या दूध को सेवन करते हैं, तो ये दूध को किस में बदल देता है, दही में निर्माण करता है। ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का कार्य क्या है बेटा, ये प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। बात समझ में आया, यानी आपने देखा कि यहाँ पे कौन कौन सा घटना हुआ बेटा। पहला आपको बताया गया कि ये भोजन को 4 घंटा क्या किया, आमाशय में रखा। आमाशय के कितने भाग थे, 3 भाग। पहला कार्डिक था, दूसरा फंडिक था, तीसरा क्या था, पाइलोरिक ग्रंथि था। और जो कार्डिक था वो एचसीएल का स्राव कर रहा था। एचसीएल का स्राव करने की वजह से जो भी भोज्य पदार्थ हम खा रहे थे वह क्या हो रहा था, उनको पचाता था। आप कई बार देखते हो कि भोजन करने के कुछ देर बाद उल्टी होती है, तो आपको जब वो नाक और मुंह में आती है तो जलन होने लगती है। क्यों जलन होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एचसीएल मिला होता है। ठीक है ना। और एचसीएल भोज्य पदार्थों को क्या करता है, गलाने का काम करता है और कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इसके बाद बताया गया ये जो रुचि होता है ये भोज्य पदार्थों को रोकता है। कितने घंटे तक रोकता है, 4 घंटे तक। जब भोज्य पदार्थ चला जाता है, भोज्य पदार्थ यहाँ पर नहीं रहता है, खाली पेट रहता है, जैसे व्रत वगैरह में, तो हमारा पेट में क्या करता है, खड़ा हो जाता है और क्या होता है, होने लगता है, चुंबन होने लगता है। तीसरा बताया गया ये नीचे से एक प्रकार का क्या होता है, पाइलोरिक ग्रंथि से, यह पाइलोरिक ग्रंथि होती है, क्या करती है, एक प्रकार के जठर रस का निर्माण करती है। ये जठर रस जो है 2 तरह के क्या करते हैं, होते हैं। पहला रेनिन होता है, दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, जो हम दूध खाते हैं उसको क्या कर देता है, दही बदल देता है। बच्चा देखते हो, छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, आज जब आप खिलाते रहते हो पेट दबता है तो दूध के जगह पर दही में घोट देता है। देखो उल्टी क्या करता है, दही पिया क्या, और उल्टी क्या किया, दही। यानी जब वही रेनिन जब उसके पेट में गया तो उसने रेनिन ने क्या किया, दूध को दही में बदल दिया। अब बूढ़े लोगों को जो है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके शरीर में ये रेनिन उतना अच्छा तरह से काम नहीं करता है। जब ये काम नहीं करता है तो इसीलिए बूढ़े लोगों को कहा जाता है कि वो दूध आप ना पिया कीजिए। अरे आप दूध पिएंगे तो दूध को किस में बदलेगा, दही में बदलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, दही को खाया करें। ठीक है ना।
और इसके बाद से पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। तो यानी आप देख रहे हो कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हो जाता है, यहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब अगला हम देखेंगे क्या, छोटी आंत।